हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है आर के क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम सीटेट 2022 का टीजीटी लेवल 2 का पेपर देखने वाले हैं। यहाँ पर हम लोग सोशल साइंस के क्वेश्चन विद एक्सप्लेनेशन डिस्कस करेंगे। ये एग्ज़ाम 28/12/2022 को कंडक्ट किया गया था। आप सभी को पता होगा सोशल साइंस के अंदर टोटल 60 MCQs पूछे जाते हैं। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग 60 क्वेश्चन को कवर करेंगे। यदि ये वीडियो आप पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इससे आपको हमारी आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, मध्यकाल में दिल्ली के शासकों के संदर्भ में निम्नलिखित का मिलान कीजिए और उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। एक तरफ हमें शासक दिए गए हैं, दूसरी तरफ उनका कार्यकाल दिया गया है। तो यहाँ पर हमें ए में दिया गया है तोमर, बी में अनंगपाल, सी में चौहान और डी में है पृथ्वीराज चौहान। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। जो फर्स्ट है वो मिल जाएगा थर्ड से, और सेकंड मिल जाएगा फोर्थ से, और सी मिल जाएगा सेकंड से, और डी मिल जाएगा फर्स्ट से। देखिए मध्यकाल में दिल्ली के शासकों के संदर्भ में सही सुमेलन जो है इस प्रकार से है। तोमर की हम बात करते हैं तो आरंभिक 12वीं शताब्दी 1165। अनंगपाल की बात करें तो 1130 से 1145 तक। चौहान की हम बात करें 1165 से 1192 तक। और पृथ्वीराज चौहान की बात करते हैं तो 1175 से 1192 तक। 1191-92 तो आप लोग तराइन का जो युद्ध हुआ था उससे भी याद कर सकते हैं। पृथ्वीराज चौहान और गोरी के बीच जो हुआ था, मोहम्मद गोरी के बीच में। इसके बाद आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्राचीन तमिलनाडु में डैश की बस्तियों को उर कहते थे। व्यापारियों की, कुलीनों की, खेतीहरों की या शिल्पकारों की। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। किसानों की जो बस्तियां थी उनको तमिलनाडु में प्राचीन काल में क्या कहते थे? उर कहते थे। प्राचीन तमिलनाडु में खेतीहरों, किसानों की बस्तियों को उर कहते थे। उर राज्य की सबसे छोटी इकाई थी। संपूर्ण राज्य को मंडलों में विभक्त किया गया था। प्रांतों का प्रशासन मुख्यतः चोल राजकुमारों के अधीन था। मंडल को विशाल भूक्षेत्रों में बांटा गया था जिन्हें कोटम कहते थे। देखिए सबसे पहले क्या था, स्ट्रक्चर इस तरह था। जैसे राज्य है, राज्य में क्या बनाए गए थे? राज्य में बने हुए थे मंडल। जैसे ये मंडल है, एक मिनट, मंडल 1 हो गया, मंडल 2 हो गया, मंडल 3, इस तरह से मतलब पूरा राज्य मंडलों में बटा हुआ था। फिर मंडलों को बांटा गया था कोटम में। जैसे इस मंडल के अंदर ये कोटम है, ये भी कोटम है, ठीक है। उसके बाद जो हर एक कोटम होता था उनको अनेक जनपदों में बांटा गया था। मान लीजिए एक कोटम ये है, फिर इनको मिला करके बना दिया जनपद। तो इस तरह से यहाँ फिर प्रत्येक नाडु में अनेक जनपद, या इसका दूसरा नाम था नाडु। आगे देखिए, प्रत्येक नाडु में अनेक कुर्रम अथवा ग्राम सम्मिलित थे। फिर इसके अंदर आते थे बहुत सारे गांव। तो ये स्ट्रक्चर था तमिलनाडु के अंदर प्राचीन काल में चोल वंश का। सबसे पहले राज्य, फिर उसके अंदर मंडल, फिर कोटम, फिर जनपद या गांव। एक बार दोबारा देख लेते हैं। देखिए राज्य की सबसे छोटी इकाई होती थी, मतलब उर जो है वो
उर अब गांव के अंदर किसान ही तो होते हैं ज़्यादातर, उस टाइम पर किसान थे, तो ये उर जो है सबसे छोटी इकाई होती थी। संपूर्ण राज्य को देखिए यहाँ पर, जैसे हमने मंडलों में बांटा है तो मंडलों में बांटा जाता था, और फिर मंडल को विशाल भूभागों में बांटा जाता था जिसको कोटम कहते थे। मतलब मंडलों को कोटम में बांट दिया, फिर कोटम से जनपद, और फिर जनपद के अंदर बहुत सारे गांव होते थे। ठीक है, तो ये हो गया इसका स्ट्रक्चर। इसके बाद आगे देखते हैं। आगे है मुगल साम्राज्य के पतन के संदर्भ में ये हमें मिलान करना है कि मुगल साम्राज्य का जो पतन है वो किस दौरान, किसका, मतलब एक तरफ तो हमें शासक का नाम दिया गया है, दूसरी तरफ उसका टाइम दिया गया है कि किसका पतन कब हुआ था। तो इसका देखिए ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। मुगल साम्राज्य के पतन के संदर्भ में सही सुमेलिन इस प्रकार से है। तो फर्रुखसियर 1713 से 1719 तक इसका टाइम पीरियड रहा है। शाह आलम द्वितीय का 1759 से 1816, शाह आलम का 1748 से 54, आलमगीर द्वितीय का 1754 से 1759। तो ये इनके पतन का जो है सही सुमेलन है। अगला क्वेश्चन है उत्तराधिकार की सहदायद है ये सहदायाद प्रथा का अर्थ हमें बताना है। तो देखिए उत्तराधिकार की दो परंपराएं हैं, एक होती है ज्येष्ठाधिकार, दूसरी होती है सहदायाद। तो ज्येष्ठाधिकार में क्या होता है, जो सबसे बड़ा पुत्र होता है वो राज्य का उत्तराधिकारी होता था। उस टाइम पर राजा का जो सबसे बड़ा बेटा होता था उसके पास जो है अधिकार होता था उत्तराधिकार बनने का। फिर है सहदायाद में पुत्रों के बीच जो है वो जो विरासत होती है उसका बंटवारा होता था। मुगल काल में ये इस परंपरा का जो है पालन किया जाता था। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। सभी पुत्रों के बीच विरासत का विभाजन उसको कहते हैं हम लोग सहदायाद। आगे है मराठी में लिखे भक्ति गीतों को किस नाम से जाना जाता है। तो इसको बोलते हैं हम अभंग, ऑप्शन नंबर डी। मराठी में लिखे भक्ति गीतों को अभंग के नाम से जाना जाता है। संत तुकाराम ने अपने अभंग और कीर्तन के जरिए बड़े पैमाने पर लोगों को धार्मिक और सामाजिक तौर पर जागरूक करने का काम किया था। इसके बाद अगला क्वेश्चन है मौजूदा महाराष्ट्र में रहे संतों के बारे में निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। यहाँ पर हमें दो कथन दिए गए हैं। पहला है 13वीं से 17वीं शताब्दी में हुए कवि संतों ने सभी प्रकार के कर्मकांडों और जन्म आधारित अंतरों का विरोध किया। इसके बाद आगे है इन कवि संतों ने रोजी रोटी कमाने और विनम्रता पूर्वक जरूरतमंद साथी व्यक्तियों की सेवा करते हुए जीवन बिताने को अधिक पसंद किया। अब देखिए पहले वाला कथन सही है, दूसरे वाला सही है या दोनों सही है या दोनों गलत है। तो देखिए यहाँ पर ये दोनों के दोनों कथन जो हैं सही हैं। 13वीं से 17वीं शताब्दी में महाराष्ट्र में हुए कवि संत जैसे कि एकनाथ, समर्थ रामदास, तुकाराम आदि ने सभी प्रकार के कर्मकांडों और जन्म आधारित अंतरों का विरोध किया तथा इन संत कवियों ने रोजी रोटी कमाने और विनम्रता पूर्वक जरूरतमंद साथी व्यक्तियों की सेवा करते हुए जीवन बिताने को ज़्यादा पसंद किया। तो यहाँ पर ए और बी दोनों क्या है, सही है। आगे चलते हैं। देखिए एक तरफ तो पद दिया गया है कि बख्शी किसे कहते हैं। ठीक है, बख्शी का मतलब यहाँ पर सैनिक वेतनाधिकारी है, सद्र धार्मिक व धर्मार्थ किए जाने वाला, ये एक पोस्ट होती थी मुगल टाइम पर। तो यहाँ पर इक्तादार है सेना कमांडर, कोतवाल नगर का पुलिस अधिकारी। तो
हमसे ये पूछा गया कि कौन सा जो है यहाँ पर सही सुमेलित है। बख्शी को सैनिक वेतनाधिकारी बोला जाता था या नहीं बोला जाता था, ये पूछा गया है। सद्र जो है ये धर्मार्थ किए जाने वाले जो काम होते थे उस टाइम पर उनका मंत्री होता था। जो इक्तादार है उसको सैनिक कमांडर बोला जाता था। कोतवाल नगर का पुलिस अधिकारी होता था। तो देखिए यहाँ पर सारे के सारे जो हैं ठीक हैं। बख्शी सैनिक वेतनाधिकारी को बोलते थे। सद्र धार्मिक व धर्मार्थ किए जाने वाले का मंत्री। इक्तादार सैन्य कमांडर। कोतवाल नगर का पुलिस अधिकारी। तो देखिए यहाँ पर जो थे ये क्वेश्चन के नंबर सभी को मिल गए थे। इसमें यहाँ पर ऑप्शन जो है गलत दिए गए थे। यहाँ पर इसमें ABCD सारे के सारे जो हैं ये सही है। तो यहाँ पर इसमें यदि हम C और यहाँ पर टाइप कर देते हैं तो ये ठीक हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या है, सारों के सारे जो हैं ठीक हैं। आगे देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा शब्द मध्य प्रदेश में घुमंतू खेती के लिए इस्तेमाल होता था। तो इसका हो जाएगा बेवर्ड, ऑप्शन नंबर सेकंड। मध्य प्रदेश में घुमंतू खेती के लिए इस्तेमाल होने वाला शब्द बेवर्ड है। मध्य भारत का एक आदिवासी समुदाय बेगा कहलाता है। तो बेगा के बारे में भी हमने यहाँ पर पढ़ लिया है कि मध्य भारत का एक आदिवासी समूह क्या कहलाता था, बेगा। आगे देखिए 19वीं सदी के आरंभ में सामाजिक परिवर्तन के संदर्भ में कथनों A एवं B को पढ़े और सही विकल्प का चयन कीजिए। तो ये 19वीं सदी की जो शुरुआत है, मतलब कि ये लगा लो आप लोग 1801 से लेकर के फिर ये 1899 तक ही चलेगा ये 19वीं सदी। तो इसके शुरुआती पीरियड में यहाँ के आसपास जो है उसकी स्टेटमेंट दी गई। 19वीं सदी की शुरुआत से ही हमें सामाजिक रीति रिवाजों और मूल्य मान्यताओं से संबंधित बहस, मुबाहिसे और चर्चाओं का स्वरूप बदलता दिखाई देता है। फिर देखिए आगे है, इसकी एक वजह यह थी कि संचार के नए तरीकों जैसे किताबें, अखबार, पत्रिकाएं और पर्चे छपने का विकास हो रहा था। तो यहाँ पर देखिए दोनों जो कथन हैं ये सही हैं। तो इसकी एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं हम लोग एक बार। इसको साफ कर लेते हैं, 1 मिनट रुकिए। ठीक है, चलिए देखिए 19वीं सदी के शुरुआत से ही हमें सामाजिक रीति रिवाजों और मूल्य मान्यताओं से संबंधित बहस, बाहिसे और चर्चाओं का स्वरूप बदलता दिखाई देता है। इसकी एक अहम वजह यह थी कि संचार के नए तरीकों जैसे किताबें, अखबार, पत्रिकाएं और पर्चे छपने का विकास हो रहा था। तो यहाँ पर दोनों कथन क्या है, सही है। आगे है कथन है A और R, इनको पढ़ना है फिर हमें उत्तर देना है। कथन A है, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने बचपन में रोजमर्रा की जिंदगी में जातिगत पक्षपात झेला था। बिल्कुल सही है ये बात। आगे है, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर के पिता सैनिक स्कूल में पढ़ाते थे। तो देखिए यहाँ पर ए सही है, इसकी एक्सप्लेनेशन करता। आप देखिए एक तरफ तो जाति का पक्षपात चल रहा है, दूसरी तरफ स्कूल में माँ बाप बच्चे का B.R. अम्बेडकर के फादर पढ़ा रहे हैं। तो इनमें कोई लिंक नहीं है ना, दोनों में स्टेटमेंट दोनों ठीक है पर इनमें लिंक नहीं है। तो देखिए ए और आर दोनों सही हैं, लेकिन आर जो है वो एक ही व्याख्या नहीं करता है। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने बचपन में रोजमर्रा की जिंदगी में जातिगत पक्षपात झेला था। इनके पिता एक सैनिक स्कूल में पढ़ाते थे। अतः कथन ए और कारण ए दोनों कारण आर दोनों सही हैं, लेकिन आर जो है एक ही सही व्याख्या नहीं करता है, क्योंकि डॉक्टर अम्बेडकर ने जातिगत पक्षपात को सामाजिक भेदभाव के कारण झेला था, ना कि समाज में जो भेदभाव है उसके कारण उन्होंने जातिगत पक्षपात
को झेला था, अपने पिता के कारण नहीं। तो इन दोनों कथन में कोई आपस में लिंक नहीं है। आगे देखिए, निम्नलिखित कथनों ए और आर को पढ़िए, उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। कथन है, ईवी रामास्वामी ने भूतपूर्व मद्रास प्रेसिडेंसी में स्वाभिमान आंदोलन शुरू किया। फिर कारण देखिए, उन्होंने ऐसा लोगों को समाज में जातिगत भेदभाव के खिलाफ संघर्ष करने के लिए किया था। ये यहाँ पर ठीक है, दोनों के दोनों जो हैं करेक्ट है, कथन भी और उसका कारण भी। लोगों को समाज में जातिगत भेदभाव के खिलाफ संघर्ष कराने के लिए ईवी रामास्वामी ने भूतपूर्व मद्रास प्रेसिडेंसी में स्वाभिमान आंदोलन शुरू किया था। अतः कथन ए और कारण आर दोनों यहाँ पर सही हैं। आर जो है वो ए की सही व्याख्या करता है। आगे देखते हैं, किसने जिन्ना के दो राष्ट्र सिद्धांत का विरोध किया। जिन्ना ने ये कहा था कि दो राष्ट्र बना दिए जाए, वो भी पाकिस्तान की डिमांड इन्होंने ही रखी थी, जिन्ना ने। तो देखिए इसका विरोध किसने किया था। इसका विरोध किया था मौलाना आज़ाद ने, ऑप्शन नंबर डी। 1937 में चुनाव में मुस्लिम लीग की बुरी पराजय से व्यथित जिन्ना ने गांधी पर हिंदू राज्य स्थापित करने का आरोप लगाकर सांप्रदायिकता को भड़काया तथा द्विराष्ट्र सिद्धांत का प्रतिपादन किया, जिसका मौलाना आज़ाद ने विरोध किया था। आगे है 1857 के विद्रोह के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मई 1857 में भारी विद्रोह का आरंभ हुआ। यह उपनिवेश के विरोध सबसे बड़ा अप्रतिरोधी, देखिए अप्रतिरोधी आंदोलन नहीं था, ये प्रतिरोधी था, तो ये तो यहाँ पर गलत है। आगे है, इसमें सिपाहियों और जनसाधारणों ने बड़ी संख्या में भाग लिया, ये भी ठीक है। तो यहाँ पर 1 और 3 सही हैं, तो ये हो जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर डी रहेगा। इसकी एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। तो यहाँ पर ये बी जो है वो मिस प्रिंट लिखा गया है, यहाँ पर डी है इसका करेक्ट आंसर। देखिए 1857 के विरोध जो विद्रोह हुआ था उसके बारे में दोनों फर्स्ट और थर्ड सही हैं, सेकंड वाला ये गलत है, क्योंकि 1857 का विद्रोह उपनिवेशवाद के विरोध में सबसे बड़ा प्रतिरोधी आंदोलन था। यहाँ पर इन्होंने अप्रतिरोधी दिया है, तो इस कारण ये जो है ये गलत हो जाएगा। इसके बाद आगे देखते हैं, ए और बी कथनों पर सहायक संधि के संदर्भ में विचार कीजिए और सही विकल्प का चयन कीजिए। ए है, भारतीय शासकों को अपने स्वतंत्र शस्त्र सेना रखने की अनुमति थी, बिल्कुल भी नहीं थी। अंग्रेजों ने ऐसी संधि बना लेते थे, अंग्रेज खुद सेना देते थे और उसका जो भी खर्चा था वो राजा को देना होता था। आगे भारतीय शासकों को ईस्ट इंडिया कंपनी को भुगतान करना पड़ता था, बिल्कुल ये सही है यहाँ पर। और जो पहले वाली स्टेटमेंट है वो गलत है। तो देखिए ए गलत लेकिन बी सही है। लॉर्ड वेलेस्ली ने देशी राज्यों के साथ संबंध बनाने के लिए 1798 से 1805 के बीच में सहायक संधि की थी। सहायक संधि की कुछ शर्तें थी, जैसे भारतीय रियासतों को अंग्रेजी सेना के रहने और उनकी देखभाल का खर्च उठाना पड़ता था। मतलब जो राजा थे उनको सेना देगी अंग्रेज उनको सेना देंगे और उसका खर्चा कौन उठाएगा? राजा। उन्हें स्वतंत्र सेना रखने की परमिशन नहीं थी। भारतीय शासकों को ईस्ट इंडिया कंपनी को भुगतान करना पड़ता था, ये भी सही थे। फिर भारतीय रियासत बिना अंग्रेजी कंपनी की अनुमति के बिना दूसरी रियासत के साथ कोई भी संधि या अटैक वगैरह आपस में आक्रमण भी नहीं कर सकते थे। अंग्रेजों की जो है उसमें परमिशन लेनी पड़ती है। देखिए आगे हैं, एक तरफ प्लानेट ग्रह दिए गए हैं, दूसरी तरफ उनका घूमने का टाइम दिया गया है। जैसे यहाँ पर यूरेनस है, नेपच्यून है, शनि है, मंगल है। यहाँ पर इसमें दिया गया है कि कौन से जो है सही सुमेलित हैं। तो यहाँ पर देखिए ओनली 2, यहाँ पर केवल 2 सुमेलित हैं। देखिए यूरेनस का
टाइम पीरियड होता है घूमने का 17 घंटे 14 मिनट। नेपच्यून का होता है नेपच्यून का होता है 16 घंटे 7 मिनट। शनि का होता है 10 घंटे 13 मिनट और मंगल का होता है 24 घंटे 37 मिनट। तो यूरेनस का देखिए एक तो ये हो गया, ये ठीक दिया गया है, और नेपच्यून का जो है ये भी ठीक दिया गया है। शनि का ये गलत दिया गया है और मंगल का ये भी गलत दिया गया है। तो यहाँ पर क्या है, दो जो है वो ठीक है। आगे चलते हैं। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के बारे में कौन सा कथन सही, आपको पता होगा ग्रीनविच से जो है अंतर्राष्ट्रीय, वो तो टाइमलाइन है, यहाँ पर ये तिथि वाला है ना, तो इसकी एक बार स्टेटमेंट पढ़ते हैं यहाँ पर कौन सा जो है सही है। देखिए बी वाला सही दे रखा है, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा केवल जलीय भाग से होकर गुजरती है। ये यदि हम वर्ल्ड मैप में देखते हैं तो उसको ना थोड़ा सा टेढ़ा किया गया है ऐसे, ताकि टाइम जो है वो सेम रहे, एक देश में के टाइम में ज़्यादा डिफरेंस ना आए इस तरह से। मतलब वो जल के हिसाब से ही, मतलब जहाँ पे जैसे स्थल है तो बीच में सीधी लाइन नहीं आ रही थी, तो थोड़ी सी उसको टेढ़ी करके जो है वो उसको बनाया गया है। देखिए अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा प्रशांत महासागर के बीचों बीच 180 देशांतर पर उत्तर से दक्षिण की ओर, मतलब ऊपर से नीचे की ओर ऐसे खींची गई है, और विश्व भर में एक रूपता बनाए रखने के लिए अंतर्राष्ट्रीय रेखा को तैयार किया गया है। ये एक टेढ़ी मेढ़ी रेखा है जो दुनिया को दो भागों में बांटती है। अगर यह सीधी रेखा होती तो एक ही दिन में एक ही स्थान पर दो तिथियाँ आएगा, यहाँ पर तिथियाँ हो जाती, तो यहाँ पर कथन बी जो है वो सही दिया गया। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट आंसर रहेगा। आगे देखिए, निम्नलिखित कथनों ए तथा आर को पढ़िए, उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। कथन ए है, अपने स्थान से ध्रुव तारे का कोण मापकर आप अपने स्थान का अक्षांश जान सकते हैं। मतलब कोई व्यक्ति मान लीजिए जैसे यहाँ पर खड़ा है, तो वो ध्रुव तारे को देख करके और उसका जो एंगल है उसको माप करके अक्षांश को जान सकता है। इसका कारण दे रखा है, विषुवत वृत्त से दोनों तरफ ध्रुवों के बीच पृथ्वी के चारों ओर वृत्त का 1/4 है। तो इसकी एक्सप्लेनेशन देखते हैं यहाँ पर। देखिए तो यहाँ पर दोनों के दोनों जो है सही दिए गए हैं, परंतु ए जो है वो, मतलब आर जो है वो ए की व्याख्या नहीं करता। दिया गया कथन ए, अपने स्थान से ध्रुव तारे का कोण मापकर अपने स्थान का अक्षांश जाना जा सकता है। ये बात बिल्कुल सही है। कारण है, विषुवत वृत्त से दोनों तरफ ध्रुवों के बीच की दूरी पृथ्वी के चारों ओर वृत्त का 1/4 है, अतः इसका माप 360 डिग्री होती है पृथ्वी, मतलब यदि हम पूरा उस पर कोण देखें सारा तो 1/4 का होगा इसका 90। इस प्रकार 90 उत्तरी अक्षांश उत्तर ध्रुव को और 90 दक्षिणी अक्षांश दक्षिणी ध्रुव को दर्शाता है। अतः कथन ए और कारण आर दोनों सही हैं, लेकिन इसकी व्याख्या ये नहीं करता है। मतलब इसके कारण ऐसा नहीं है कि ये 1/4 है, इसके कारण जो है हम लोग अक्षांश जान सकते हैं, ऐसा नहीं है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जब हम एक भारत शहर से जापान की राजधानी टोक्यो, जो कि 130 डिग्री 45 मिनट पूर्व में है, इसकी यात्रा करते हैं, तो हम लोग कितने घंटे जो है अर्जित करेंगे। तो देखिए इसका आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा, 4 घंटे। हम लोग कैसे निकालेंगे ये 130 और 45। सबसे पहले हम लोग इसको मिनट में कन्वर्ट करेंगे, तो 130 गुना हम लोग 4 करेंगे, क्योंकि 360 डिग्री पृथ्वी घूमती है 24 घंटे में। तो यहाँ से हम लोग कैलकुलेशन जब करते हैं तो 15 आ जाएगा, मतलब 15 डिग्री घूमती है 1 घंटे में। ठीक है, 15 डिग्री आ गई 1 घंटे में। 1 घंटे मतलब 60 मिनट में, और फिर यहाँ से 15 चौके 60, मतलब 1 डिग्री
का जब फ़र्क होगा तो टाइम 4 मिनट का डिफरेंस यहाँ पर आएगा। तो 13 चौके 52, ये 520 तो ये हो जाएगा और इसमें फिर 45 मिनट और जुड़ेगा तो ये हो गया 565 हो गया ये, ठीक है। और भारत का टाइम हम देखते हैं तो ग्रीनविच से 5.5 घंटे आगे है। तो ये इसको 60 से जब हम गुना करेंगे इस वाले को 300, ये 330 तो ये हो गया। तो 565 में से 330 हम लोग घटा देंगे तो ये आ जाएगा 235। फिर इसको जब हम लोग मिनट में आ गया, इसको 60 से हम लोग करेंगे, जब 235 को 60 से करेंगे तो ये 3.9 आएगा, 3.9 मतलब 4 घंटे का जो है डिफरेंस रहेगा। आप लोग कैसे भी इसकी कैलकुलेशन कर सकते हैं। इसके बाद देखिए आगे है महासागरीय प्रॉपर्टी के मुख्य खनिज हैं। मैग्नीशियम है, एल्यूमिना है, सिलिका है, निकिल है। पत्थर के रहेंगे बाइक खड़ी है रोड पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है महासागरीय प्रॉपर्टी। जो क्रस्ट होती है, क्रस्ट मेंटल कोर 3 लेयर होती है ना अर्थ की, तो इसमें क्रस्ट के बारे में बताया कि जो क्रस्ट है वहाँ पर कौन सी पाई जा, मतलब क्या क्या चीज़ें वहाँ पर मिलेगी। अब मान लो समुंदर है, समुंदर में भी नीचे जाओगे कहीं ना कहीं ज़मीन तो ज़रूर मिलेगी ना। तो कौन से खनिज यहाँ पर मिलेंगे हमें, तो देखिए ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर रहेगा, ओनली ए और सी। मैग्नीशियम और सिलिका मैग्नीशियम ये मिलेंगे हमें समुंदर की नीचे ज़मीन में जो क्रस्ट वाली जो लेयर है वहाँ पर। महासागरीय भूप्रपट्टी की शैलों का निर्माण मुख्य रूप से सिलिका एवं मैग्नीशियम से हुआ है। यह परत सीमा कहलाती है। आगे है, एक व्यक्ति ने किसी क्षेत्र का दौरा किया और वहां उसे बांझ, एश, बीच के पेड़ तथा फिजेड मोनाल पक्षी मिले। उसने निम्न में से किस वनस्पति क्षेत्र का दौरा किया होगा। उष्णकटिबंध सदाबहार वन है, शीतोष्ण पर्णपाती वन, शंकुधारी है, भूमध्य सागरीय वन है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी रहेगा, शीतोष्ण पर्णपाती वन। इसकी एक्सप्लेनेशन देखते हैं। एक व्यक्ति ने किसी क्षेत्र का दौरा किया और वहां उसे बांझ, एश, बीच के पेड़, फिजेड मोनाल पक्षी मिले। उसने शीतोष्ण पर्णपाती वन का दौरा किया होगा। उच्च अक्षांश की ओर बढ़ने पर अधिक शीतोष्ण पर्णपाती वन मिलते हैं। देखिए जो ग्लोब होता है, थोड़ा सा ये यहाँ पर तिरछा बन गया, कोई दिक्कत नहीं है। जिसके सेंटर से 0 डिग्री होती है भूमध्य रेखा और ऊपर 23.5 डिग्री होती है कर्क रेखा, ये नॉर्थ में होती है, और 23.5 डिग्री साउथ में होती है मकर रेखा। इसके जो बीच का रीजन होता है यहाँ पर होते हैं सदाबहार वन। इंडिया का नीचे वाला जो पोर्शन है वो यहीं पर आता है, क्योंकि जो हमारा जो गुजरात मध्य प्रदेश से नीचे का जो एरिया है वहाँ से गुजरती है कर्क रेखा। तो ये हो गया निम्न अक्षांश 0। इससे आगे हम बढ़ेंगे तो ये हो गया उच्च अक्षांश। तो उच्च अक्षांश की ओर बढ़ने पर अधिक शीतोष्ण पर्णपाती वन मिलते हैं। ये उत्तर पूर्वी अमेरिका, चीन, न्यूजीलैंड, पश्चिमी यूरोप के तटीय प्रदेशों में पाए जाते हैं। ये अपनी पत्तियां शुष्क मौसम में झाड़ देते हैं। यहाँ पाए जाने वाले वृक्ष बांझ, एश, बीच, फिजलैंड व मोनाल जैसे पक्षी यहाँ पर पाए जाते हैं। आगे देखिए, किस क्षेत्र में बहुत ही सीमित प्राकृतिक वनस्पति मिलती है।
तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, टुंड्रा क्षेत्र में। विशाल आर्कटिक सागर से लगने वाले निचले भूभाग टुंड्रा प्रदेश कहलाते हैं। इस प्रदेश में अमेरिका के कनाडा, अलास्का के निर्जन भूभाग सम्मिलित हैं। यहाँ शीत ऋतु अत्यंत लंबी एवं ठंडी होती है। यहाँ वार्षिक वर्षा की हम बात करते हैं तो 25 सेंटीमीटर या उससे कम होती है। अतः यहाँ सीमित प्राकृतिक वनस्पति मिलती है। इस प्रदेश को ठंडा रेगिस्तान भी कहते हैं। मतलब जो हमारा ये ग्लोब है, यहाँ पर नॉर्थ अमेरिका है, इसके नीचे साउथ अमेरिका है, और यहाँ पर जो कनाडा है, इस मतलब जो नॉर्थ पोल के आस नीचे का जो रीजन है, यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं। सेंटर से जैसे इक्वेटर गुजरते हैं, इक्वेटर के 23.5 डिग्री दोनों तरफ तो बहुत ज़्यादा बारिश होती है ना, यहाँ पे तो सदाबहार वन वगैरह होते हैं। तो ये तो हमारा उष्णकटिबंधीय क्षेत्र होता है, तो इससे ऊपर वाले की हम बात कर रहे हैं यहाँ पर। आगे निम्नलिखित कथनों ए तथा आर हैं और इनको पढ़ना है, उसके बाद बताना कौन सा यहाँ पर सही है। कथन है ए, महासागर का जल लवणीय या खारा होता है। सही बात है, तो लवणीय होता है, खारा भी होता है। आगे है कारण है इसका, महासागर के जल में बड़ी मात्रा में घुले हुए लवण होते हैं। दोनों ही कारण यहाँ पर, मतलब कारक और उसका कारण दोनों ठीक है। तो महासागर के जल में बड़ी मात्रा में लवण घुले हुए होते हैं, इसीलिए महासागर का जल लवणीय या खारा होता है। तो यहाँ पर दोनों सही है, कथन भी सही है और उसका कारण भी सही है। आगे देखिए, पवन के निक्षेपण को क्या कहा जाता है। मतलब हवा से जो कोई चीज जाती है उसको हम लोग क्या कहते हैं, हवा के जरिए जैसे मिट्टी धूल उड़कर दूसरी जगह जब जमा हो जाती है तो उसको बोलते हैं लोइस। ऑप्शन नंबर ए। पवन द्वारा उड़ाई गई धूल के निक्षेप से निर्मित जो जमाव होता है, जो ढेरी होती है, उसको लोइस कहते हैं। चीन में विशाल लोइस निक्षेप पाए जाते हैं। आगे देखिए, जिस स्थान पर कोई नदी या अन्य जलराशि में मिलती है, कोई नदी है वो किसी अन्य जलराशि में जब मिलती है उस क्षेत्र को क्या कहते हैं, उसको कहते हैं नदी मुहाना। ऑप्शन नंबर डी। जिस क्षेत्र पर कोई नदी किसी अन्य जलराशि से मिलती है या उसमें मिलती है तो उसको नदी मुहाना कहते हैं। नदी मुहाने पर अवसादों के संग्रह से डेल्टा का निर्माण होता है। जैसे भारत के अंदर हम बात करते हैं, ये जो ईस्टर्न एरिया है हमारा, यहाँ पर इधर से ब्रह्मपुत्र नदी आती है, इधर से गंगा, ये यहाँ पर पश्चिम बंगाल साइड में दुनिया का मतलब सबसे बड़ा डेल्टा बनता है, जिसको सुंदरवन डेल्टा कहते हैं हम लोग। आगे देखिए, निम्न सूचीबद्ध लक्षणों पर विचार कीजिए और वनों के प्रकार पहचानिए। ये वन सघन और यहाँ साल भर वर्षा होती है। आगे रोजवुड, आबनूस, महोगनी इस प्रकार के वनों के महत्वपूर्ण वृक्ष हैं। फिर आगे है, ये वन भूमध्य रेखा और उष्ण कटिबंध के पास पाए जाते हैं। तो किस तरह के वनों की हम लोग बात कर रहे हैं ये हमें बताना है। तो देखिए, हम लोग यहाँ पर ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, जो सदाबहार वन होते हैं, उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वनों के हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं। ये वन भूमध्य रेखा और उष्ण कटिबंध के पास पाए जाते हैं। ये सघन वन है और साल भर यहाँ पर बारिश होती है। जहाँ पर ये वन होते हैं, इन वनों में वृक्षों की जो लंबाई है 60 मीटर या उससे ज़्यादा भी हो सकती है, क्योंकि इन पेड़ों के पत्ते झड़ने, फूल आने, फल लगने का समय अलग अलग है, इसीलिए ये वर्ष भर हरे भरे दिखाई देते हैं। इसमें पाए जाने वाले वृक्ष जो है मुख्यतः रोजवुड है, महोगनी है, आबनूस है, एनी है, एबनी है। आगे देखिए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सतत विकास के बारे में बताना है, इसका क्या मतलब है। तो देखिए, इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। जो संसाधन है उनका संरक्षण करना, केवल आवश्यकता अनुसार उपयोग करना, ताकि भविष्य में आने वाली पीढ़ी जो है वो उसको यूज कर सके।
सतत विकास का अर्थ है सभी तरह के संसाधनों का संरक्षण करना, केवल आवश्यकता अनुसार प्रयोग करना तथा भविष्य के लिए उसको बचाना। सतत विकास की अवधारणा 1987 में पहली बार ब्रटलैंड रिपोर्ट के प्रकाशन के बाद जो है प्रकट हुई है। चीन, मलेशिया और इंडोनेशिया निम्न में से किस खनिज के उत्पादन में जो है वो अग्रणी है? तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, टीन। चीन, मलेशिया और इंडोनेशिया टीन के अग्रणी उत्पादक देश हैं। चीन, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका ये शीशे के उत्पादन में प्रमुख हैं। फिर है इंडोनेशिया, फिलीपींस, कनाडा निकेल के में, चीन, पेरू, ऑस्ट्रेलिया जस्ता के में। तो जस्ता जो है इसके हो जाएंगे चीन, पेरू, ऑस्ट्रेलिया और जो लीड है या इसको लेड बोलते हैं हम लोग, ये यहाँ पर इसमें आ जाएगा चीन और ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका। और निकेल के जो हैं निकेल के हो जाएंगे इंडोनेशिया और फिलीपींस। ये हो गए इंडोनेशिया, फिलीपींस, कनाडा, ये निकेल के में है। आगे है सीढ़ीनुमा खेती में जमीन के छोटे टुकड़ों के किनारे को ऊपर उठा दिया जाता है। तो देखिए यहाँ पर इसलिए किया जाता है ताकि जो पानी वगैरह है वो बाहर ना निकले। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पानी को रोकने के लिए। सीढ़ीनुमा खेतों में जमीन के छोटे टुकड़ों के किनारे को ऊपर उठा दिया जाता है ताकि पानी टुकड़ों के भीतर रुका रहे। सीढ़ीनुमा खेती मूल रूप से पहाड़ी या पर्वतीय क्षेत्रों में की जाती है क्योंकि पहाड़ी इलाके मृदा अपरदन और पानी के अति प्रवाह के लिए अधिक उत्तरदायी होते हैं। इस विधि द्वारा ढाल की लंबाई को तोड़कर और ढाल की लंबाई को कम करके मृदा एवं नमी का जो है संरक्षण किया जाता है। एक बाजार में पक्की दुकानें वे होती हैं जहाँ पर कर्मचारी नियमित होते हैं या जिनके पास शहर पंचायत नगर निगम का लाइसेंस होता है, जो 10 साल से अधिक टाइम से खुली हुई हैं, जो मुख्यतः बड़े नगरों में या शहरों में होती हैं। देखिए तो इसका बी हो जाएगा। ए और बी जो है यहाँ पर सही है। 10 साल से कोई लेना देना नहीं है और बड़े शहरों का भी इसमें कोई लफड़ा नहीं है। देखिए जहाँ पर रेगुलर या परमानेंट बेस पर कर्मचारी होते हैं और जिनके पास शहर पंचायत या नगर निगम का लाइसेंस होता है उनको हम लोग कहते हैं परमानेंट शॉप, उनको कहते हैं। आगे है नगर निगम में चुने गए सदस्यों को क्या कहते हैं? तो उनको बोलते हैं काउंसलर या पार्षद। नगर निगम में चुने गए सदस्यों को पार्षद कहते हैं। 74वें संविधान संशोधन के अंतर्गत पंचायती राज व्यवस्था के माध्यम से पार्षद का पद मुख्य रूप से स्थानीय शहरी शासन के अंतर्गत आता है। इसका चुनाव जनता द्वारा किया जाता है। इसके अंतर्गत नगर निगम, नगर पालिका, नगर पंचायत की व्यवस्था की गई है। पार्षद का चुनाव मुख्य रूप से उस क्षेत्र की जनता प्रत्यक्ष मतदान के द्वारा करती है। मुख्यमंत्री और अन्य मंत्रियों को कौन नियुक्त करता है? तो ये हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी, गवर्नर, राज्यपाल। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 164 के अनुसार मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करेगा और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल मुख्यमंत्री की सलाह पर करेगा तथा मंत्री राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत पद धारण करेंगे। आगे देखिए, निम्नलिखित कथनों ए तथा आर पर विचार करें और उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। कथन ए, कर्ज किसानों की विपदा का मुख्य कारण बन गया है, जिसके बोझ से दबकर कई किसानों ने आत्महत्या कर ली है। कथन आर है, छोटे किसानों को बीज, खाद, कीटनाशक जैसे सामानों को खरीदने के लिए साहूकार से कर्ज लेते हैं, जिसे कई बार किसान चुका नहीं पाते। तो यहाँ पर देखिए दोनों के दोनों कथन जो है यहाँ पर बिल्कुल सही दिए गए हैं। प्राय किसान आर्थिक स्थिति खराब होने के कारण बीज, खाद, कीटनाशक इत्यादि
जैसे कृषि में लागत वाली वस्तुएं खरीदने के लिए बड़े साहूकारों या बैंकों से लोन लेते हैं, ऋण लेते हैं, जिसके बाद में फसल का उचित मूल्य ना मिल पाने के कारण किसान अपने कर्ज को चुका नहीं पाते और जिसके बोझ से तले दबकर किसान कभी कभी आत्महत्या कर लेते हैं। इस प्रकार कर्ज किसानों की विपदा का मुख्य कारण बन गया है। इस प्रकार कथन ए और आर, इसका कारण जो है ये वहाँ पर बिल्कुल दोनों सही है। कथन है और ये इसका कारण है, तो यहाँ पर जो है दोनों के दोनों सही है। आगे देखिए, भारत में किस तरह के श्रम को कानून द्वारा प्रतिबंधित किया गया है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केवल एक। जो बॉन्ड वाला है बेगार, इसको प्रतिबंध किया है सरकार ने। बाकी यहाँ पर अनियमित दिहाड़ी या संगठित ये चलते हैं। भारत में बंधुआ मजदूरी को भारत में कानून द्वारा प्रतिबंधित कर दिया गया है। बंधुआ मजदूरी श्रमिकों के मौलिक अधिकारों के हनन से संबंधित श्रम प्रक्रिया, जिसे बंधुआ मजदूरी या प्रथा उन्मूलन अधिनियम 1976 के द्वारा जो है इसको बैन कर दिया गया है। बंधुआ मजदूरी प्रथा उन्मूलन अधिनियम 1976 भारत में बंधुआ मजदूरी की जो प्रथा है उसके उन्मूलन हेतु इसको अधिनियमित किया गया था। भारत में सरकार के एक से अधिक स्तर होने का कारण क्या है? मतलब यहाँ पर संघ सरकार भी है, राज्य सरकार भी है। इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न जो है वो है वास्ट नंबर ऑफ कम्युनिटी, क्योंकि कम्युनिटी की जो संख्या है समुदाय की वो ज़्यादा है या बड़ी है। भारत में प्रशासन व्यवस्था के तहत सरकार के एक से अधिक स्तर होने की मुख्य वजह है कि भारत में विभिन्न समुदाय की बड़ी संख्या में लोग जो है वो निवास करते हैं। देश में सरकार के एक से अधिक स्तर के अस्तित्व को संघवाद कहा जाता है, अर्थात सत्ता के बंटवारे के लिए सरकार के अलग अलग स्तर बनाए गए हैं। आगे देखिए, यहाँ पर स्टेटमेंट दी गई है और हमें बताना है कि स्टीरियोटाइपिंग यहाँ पर किस में दिखाई दे रही है? रूढ़िवादिता। लड़कियों की तुलना में लड़के स्काउट लीडर बनते हैं। लड़कियां फुटबॉल खेलने में अच्छा होती हैं। लड़कियां कोमल और अच्छे देखभाल वाली होती है, ये भी है। लड़के दबंग होते हैं, ये भी है। लड़कियों की तुलना में लड़के अच्छे लीडर होते हैं, ये भी है। तो यहाँ पर बी को छोड़ करके सारे के सारे जो हैं रूढ़िवादिता यहाँ पर हमें दिख रही है। तो देखिए इसका जो आंसर है वो ACD हो जाएगा, ACD। देखिए तो ये तीनों हो गए। इसके बाद देखिए, रूढ़िवाद सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत वैवत एक विचारधारा है जो पारंपरिक मान्यताओं को अनुकरण प्राय वैज्ञानिकता के स्थान पर केवल, देखिए यहाँ पर वैज्ञानिकता को स्थान नहीं होता, अंधभक्त हो जाते हैं लोग। आस्था और जो पास्ट एक्सपीरियंस है उनके हिसाब से चलते हैं। यह सामाजिक, राजनीतिक, नैतिक मान्यताओं का एक समुच्चय है जो प्राचीन काल से समाज में प्रचलित विभिन्न मान्यताओं और व्यवस्थाओं को ये बढ़ावा देती है। मतलब कोई चीज़ पहले से चली आ रही है उसी को ये बढ़ावा देते हैं। आगे देखिए, निम्नलिखित में से भारत की संसद बनाते हैं। संसद के अंदर लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति होते हैं। यहाँ पर राज्य विधानसभा नहीं होती है, तो इसमें ए भी ठीक है, बी भी है और डी भी है। ABD मतलब यहाँ पर डी जो है वो सही है। भारत की संसद भारतीय विजयादायी गणराज्य का सर्वोत्तम विद्यार्थी निकाय है। यह भारत के राष्ट्रपति और संसद के अन्य दो सदनों, लोकसभा जिसको निम्न सदन बोलते हैं, राज्यसभा जिसको उच्च सदन बोलते हैं, इनसे मिलकर बनती है। राष्ट्रपति को विधायिका के प्रमुख के रूप में अपनी भूमिका में संसद का जो सत्र होता है उसको बुलाने, सत्रावास करने, लोकसभा को भंग करने की पूरी शक्ति प्राप्त है। राष्ट्रपति इन शक्तियों का प्रयोग प्रधानमंत्री और उसकी केंद्रीय मंत्री परिषद के परामर्श के अनुसार जो है करते हैं। भारतीय संविधान के अनुसार एक धर्मनिरपेक्ष राज्य का मतलब क्या है? तो धर्मनिरपेक्ष का मतलब आप सभी को ही पता होगा, सभी धर्मों का जो है यहाँ पर मतलब किसी धर्म को सपोर्ट नहीं करना, सभी धर्मों का
सम्मान करना, ये धर्मनिरपेक्षता होती है। तो यहाँ पर देखिए सी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। किसी एक धर्म को समर्थन नहीं देना, मतलब सब किसी, ये नहीं कि भाई एक ही धर्म को सपोर्ट कर रहे हैं, ये ऐसा नहीं है। एक धर्मनिरपेक्ष राज्य धर्मनिरपेक्षता से संबंधित एक विचार है जिसके तहत वह राज्य धर्म के मामले में आधिकारिक तौर पर न्यूट्रल रहेगा, मतलब तटस्थ रहने का राज्य दावा करता है, अर्थात वह राज्य न किसी विशेष धर्म का समर्थन करता है और ना ही किसी को सपोर्ट भी नहीं करता और किसी का विरोध भी नहीं करता। भारतीय संविधान में भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य की संज्ञा प्रदान की गई है। भारतीय संविधान के अनुसार एक धर्मनिरपेक्ष राज्य को किसी भी एक विशेष धर्म को समर्थन नहीं करना चाहिए, ऐसा संविधान में लिखा गया है। आगे देखिए, भारत के पास एकीकृत न्यायिक व्यवस्था है। निम्नलिखित में से कौन सा इस वाक्य की बेहतर व्याख्या करता है? इंटीग्रेटेड जो है वो जुडिशरी सिस्टम है, इसकी व्याख्या सही से किसने की है? व्यक्ति उच्च न्यायालय जा सकता है अगर निचली अदालत के फैसले संतुष्ट नहीं है, बिल्कुल सही बात है ये। आगे, ऊपरी अदालत द्वारा जो निर्णय लिए गए उनको ऊपरी अदालत द्वारा लिए गए निर्णय निचली अदालत पर बाध्यकारी नहीं है, ये बात गलत है, बिल्कुल बाध्यकारी है। जो फैसला सुप्रीम कोर्ट ने सुना दिया आप उसको चैलेंज करके हाई कोर्ट में नहीं लेके जा सकते। तो यहाँ पर देखिए ओनली ए जो है वो सही है, केवल ए सही है। इसकी एक्सप्लेनेशन देखते हैं एक बार हम लोग। भारत में एकीकृत न्यायिक व्यवस्था भारत सरकार अधिनियम 1935 से ग्रहण की गई है और केंद्र व राज्य संबंधता पर लागू होती है। एकीकृत न्यायिक व्यवस्था के तहत यदि किसी व्यक्ति को ऐसा लगता है कि किसी केस में निचली अदालत के द्वारा दिया गया फैसला सही नहीं है तो वह व्यक्ति उससे ऊपरी अदालत में अपील कर सकता है। तो ये केवल ए जो है वो यहाँ पर सही है। आगे देखिए, किसी समुदाय के घेटोआइजेशन की प्रक्रिया का नतीजा होता है, ये होता है उसका बाकी समाज से अलगाव। गेटोआइजेशन से अभिप्राय किसी भी अल्पसंख्यक जाति या समुदाय को बाकी अन्य बहुसंख्यक जाति या समुदाय से अलग थलग कर देना होता है। ऐसी जाति या समुदायों को शहर या गांव के किसी भी कोने में एक अलग अथवा रहने की जगह जो दे दी जाती है। इस प्रकार किसी समुदाय के गेटोआइजेशन की प्रक्रिया का नतीजा यह होता है कि बाकी समाज से जो उसका अलगाव हो जाता है। आगे है, फुटपाथ और ठेलों पर सामान बेचने को जीविकोपार्जन के अधिकार के रूप में देखने की तरफ निम्नलिखित में से क्या कदम है? तो देखिए, पहला है फुटपाथ और ठेलों पर सामान बेचने के लिए शहरों के कुछ इलाके तय करना, बिल्कुल है ये बात। ठेलों पर सड़क प्रतिबंधित करना, तो ये प्रतिबंधित शब्द तो यहाँ पर इसके रेफरेंस में नेगेटिव हो जाएगा। छोटी दुकानों के लिए को ठेलों की जगह देना, सरकार द्वारा कर लगाना, ये भी नेगेटिव है। तो देखिए यहाँ पर ये केवल छोटी दुकानें थोड़ी ना, बड़े भी आएंगे कि भाई मतलब हम लोग यहाँ पर छोटे को रिप्लेस कर रहे हैं, ये भी गलत हो जाएगा। यहाँ पर केवल फर्स्ट वाला सही है। फुटपाथ और ठेले पर सामान बेचने को जीविकोपार्जन के अधिकार के रूप में देखने की तरफ फुटपाथ और ठेलों पर सामान बेचने के लिए शहर के, देखिए हर एक शहर में आप लोग देख लेना, कहीं पर गवर्नमेंट जो है मतलब इनको जगह अलॉट कर देती है, वहीं पर ये रेडी या ठेले वगैरह लगते हैं। तय किया जाना एक अहम कदम है क्योंकि ऐसा करने से एक स्थान निर्धारित हो जाएगा जिससे सामान बेचने वाले को भी और खरीदने वाले को दोनों को सुविधा होगी। भविष्य में इस व्यवसाय से संबंधित लोगों के बीच में मतभेद होने की संभावना जो है वो कम हो जाएगी। आगे देखिए, निम्नलिखित कथनों ए और आर पर, मतलब ये आर है कथन, एक ए है और यहाँ पर हमें
विचार करना है। एक ए में जो है कथन है और आर में जो है उसका कारण दिया गया है। सामाजिक विज्ञान की पाठ्य पुस्तकों में अनेक काल्पनिक और वास्तविक वृत्तांत होने चाहिए, बिल्कुल होने चाहिए, सही है ये। आगे है वृत्तांत अधिगमकर्ताओं को विचारों व संस्थाओं को समझने में सक्षम बनाते हैं, अंतर्निरीक्षण को प्रोत्साहित करते हैं, ये भी ठीक है। तो यहाँ पर दोनों सही हैं। तो इसकी एक्सप्लेनेशन देखते हैं। सामाजिक विज्ञान की पाठ्य पुस्तकों, एक मिनट यहाँ पर इसको इरेज कर लेते हैं, अब पढ़ते हैं इसको। सामाजिक विज्ञान की पाठ्य पुस्तकों में अनेक काल्पनिक एवं वास्तविक दोनों वृत्तांत होने चाहिए, क्योंकि वृत्तांत अधिगमकर्ताओं को विचारों एवं संस्थाओं को समझने में सक्षम बनाते हैं तथा अंतर्निरीक्षण को प्रोत्साहित करते हैं। वृत्तांत बालकों में रुचि पैदा करके महत्वपूर्ण और चिंतनशील सोच विकसित करने की एक प्रभावी तकनीक है जो सामाजिक विज्ञान सीखने के उद्देश्य को प्राप्त करने में मदद करती है। तो यहाँ पर दोनों के दोनों सही हैं और आर जो है एक ही सही व्याख्या करता है। आगे देखिए, स्कूली स्तर पर सामाजिक विज्ञान के शिक्षण के आधारभूत उद्देश्य को विद्यार्थियों को, मतलब हम लोग स्कूल में सामाजिक विज्ञान का शिक्षण कराते हैं, उसका क्या उद्देश्य है? उसको भाई राजनीतिक तौर पर करियर बनाना, ही तो गलत हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। पेशेवर बनाना ठीक हो जाएगा, समाज में करियर, ये भी ठीक है और ये भी ठीक है। तो यहाँ पर इसका हो जाएगा ABD। तो देखिए, स्कूल स्तर पर सामाजिक विज्ञान के शिक्षण के आधारभूत उद्देश्य विद्यार्थियों को जानकार और तार्किक बनाना, पेशेवर बनाना, सामाजिक रूप से सक्रिय बनाना है। सामाजिक अध्ययन छात्रों को अपनी जीवन क्रियाओं को जानने परखने में भी सहयोग देता है। जब छात्र अध्ययन करेंगे तब उनमें विभिन्न व्यवसायों तथा उनकी योग्यताओं का ज्ञान हो जाएगा, जो छात्रों की रुचि को जो है निर्धारित करेगा। विद्यार्थियों को मुगल प्रशासन के कर्मियों की विविध भूमिकाओं एवं उत्तरदायित्वों को समझाने के लिए निम्नलिखित में से सबसे उपयुक्त क्या रहेगा? सर्वेक्षण नहीं, समय सीमा नहीं, ओपन एंडेड क्वेश्चन भी नहीं, रोल प्ले हम लोग इसके लिए करा सकते हैं। तो देखिए, इसको एक बार पढ़ते हैं, इसकी एक्सप्लेनेशन को। विद्यार्थियों को मुगल प्रशासन के जो कर्मी थे उनकी विविध भूमिकाओं और उत्तरदायित्वों को समझाने के लिए भूमिका निर्वाह विधि सर्वाधिक उपयुक्त होगी, क्योंकि इस विधि द्वारा विद्यार्थी अवधारणाओं को स्वयं करके सीखेंगे। लर्निंग बाय डूइंग पर ये बेस है। भूमिका निर्वाह द्वारा बालक खुद को दूसरे की जगह पर रखकर और दूसरों की भावनाओं के प्रति अधिक संवेदनशील बनने का अवसर जो है प्राप्त करते हैं, जिससे स्थितियों का निरीक्षण और विश्लेषण करने की क्षमता जो है विकसित होती है। आगे देखिए, विद्यालय के सादृश्य के साथ अगर सरकार के संसदीय रूप की व्याख्या की जाती है, जहां प्रधानाचार्य, प्रधानमंत्री, वरिष्ठ, देखिए मतलब एक हमने संसद का टॉपिक बच्चों को पढ़ाना है, हमने स्कूल से ही समझाना शुरू कर दिया कि जो प्रधानाचार्य है वो एक तरह से क्या है, प्रधानमंत्री की तरह है, और स्कूल के अंदर जो वरिष्ठ शिक्षक हैं वो मंत्री परिषद की तरह है। तो यहाँ पर ये पूछा गया है कि जो कर्मचारी होंगे वो किस तरह होंगे, वो एक तरह से यहाँ पर काम करेंगे ना, एग्जीक्यूटिव हो जाएंगे, वो कार्यपालिका। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इसकी एक्सप्लेनेशन देखते हैं। विद्यालय के सादृश्य के साथ अगर सरकार के संसदीय रूप की हम लोग व्याख्या करते हैं, जहाँ पर प्रधानाचार्य प्रधानमंत्री है एवं वरिष्ठ शिक्षक मंत्री परिषद है, यहाँ विद्यालय कर्मचारियों को कार्यपालिका के सादृश्य माना जाएगा, क्योंकि विद्यालय का प्रधानाचार्य प्रधानमंत्री की तरह विद्यालय गतिविधियों की अध्यक्षता करता है और अपनी मर्जी के अनुसार निर्णय बदल भी सकता है। वरिष्ठ शिक्षक मंत्री परिषद की तरह जो है स्कूल को चलाने के लिए नीतियाँ तैयार करते हैं, जिसका कार्यान्वयन जो है
विद्यालय के कर्मचारियों के द्वारा होता है। इस प्रकार विद्यालयी कर्मचारी कार्यपालिका के सादृश्य नीति, नियमों एवं कानूनों को लागू करते हैं। आगे देखते हैं, एक शिक्षिका अपनी कक्षा का आरंभ पशु या मवेशी चारागाह के लिए भूमि से संबंधित मामलों पर चर्चा के लिए एकत्रित हो रहे लोगों की घटना पर चर्चा द्वारा करती है। निम्नलिखित में से किस पर संभावित रूप से चर्चा कर रही है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन, नगर प्रशासन। देखिए, इसको हम लोग इसकी एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। पंचायती राज व्यवस्था एक ऐसी व्यवस्था है, एक मिनट लैपटॉप का चार्जर लगा लेते हैं। तो देखिए, पंचायती राज व्यवस्था एक ऐसी व्यवस्था है जिसके अंतर्गत शक्तियों का विकेंद्रीकरण किया जाता है तथा सत्ता तथा प्रशासनिक शक्तियों को विभिन्न क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है। इस प्रकार यह कहा जा सकता है, यदि एक शिक्षिका अपनी कक्षा का आरंभ पशु मवेशी चारागाह के लिए भूमि से संबंधित मामलों पर चर्चा के लिए एकत्रित हो रहे लोगों की घटना पर चर्चा द्वारा करती है, तो इस प्रकार वह संभावित रूप से पंचायती राज पर चर्चा कर रही है। इसके बाद देखिए, अगला क्वेश्चन है, कक्षा में अगर कोई विषय आवेगपूर्ण परिचर्चा को उत्पन्न करता है तब एक शिक्षक से क्या उपेक्षा होती है? तो देखिए, इसका बी हो जाएगा, शिक्षक को ऐसे मामलों पर परिचर्चा परिपक्वता से करानी चाहिए ताकि स्वतंत्र विचारों के साथ दृढ़ रूप से चर्चा की जा सके। कक्षा में अगर कोई विषय आवेगपूर्ण परिचर्चा को उत्पन्न करता है तब एक शिक्षक को ऐसे मामलों पर परिचर्चा परिपक्वता से करानी चाहिए ताकि स्वतंत्र विचारों के साथ दृढ़ रूप से चर्चा की जा सके तथा कक्षा में शिक्षण अधिगम का अच्छा वातावरण बन सके। इसके बाद देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक सामाजिक विज्ञान शिक्षक की भूमिका और जिम्मेदारी के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करें और सही विकल्प का चयन कीजिए। इसका फर्स्ट ऑप्शन है, उसे विद्यार्थियों का गतिविधियों एवं और परियोजनाओं के साथ मनोरंजन करना चाहिए। जी नहीं, मनोरंजन यहाँ पर नेगेटिव है तो ये गलत हो जाएगा। आगे, उसे एक ऐसा शिक्षक होना चाहिए जो समकालीन घटनाओं और मुद्दों के ज्ञान से खुद को सूचित रखती हो। ये सही है। इसके बाद आगे है, हेल्प। यहाँ पर देखिए, जो हिंदी है ना, दोनों में सेम हो गया। शिक्षार्थियों के लिए नतीजा आधारित कक्षा वातावरण सुनिश्चित करना, शिक्षार्थियों के लिए नतीजा आधारित वातावरण सुनिश्चित करना। तो यहाँ पर है ना, इसको काट देना, ये एक कट जाएगा ये वाला। इसकी यहाँ पर ये हिंदी गलत दी गई है, ये वाला। तो देखिए, इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसमें जो डी है ना, ये नतीजा आधारित वातावरण बनाना टीचर का काम नहीं होता है। तो एक तो ये ठीक हो जाएगा, उसे एक ऐसा शिक्षक होना चाहिए जो समकालीन घटना और मुद्दों के ज्ञान से खुद को सूचित रखता हो। दूसरा है हेल्प करना, लर्नर की स्टैब्लिश, एक कनेक्शन बना देना स्कूल लाइफ और जो हमारी वैसी लाइफ है उसके बीच में। अगला है, कक्षा में जेंडर भूमिका पर चर्चा करते समय शिक्षक को निम्न में से किन पर अधिक केंद्रण चाहिए? तो जब एक टीचर कक्षा में पढ़ाता है तो उसको किस चीज़ पर अधिक केंद्रण करना चाहिए? तो ये हो जाएगा, यह दर्शाने के लिए कि समाजीकरण है ना हर जगह एक जैसा नहीं होता है, केस स्टडी का प्रयोग किया जा सकता है। तो देखिए, कक्षा में जेंडर भूमिका की जब हम बात करते हैं तो उस पर चर्चा करते समय शिक्षक को
इस बात पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए कि सामाजिकरण हर जगह एक जैसा नहीं होता। यह दर्शाने के लिए केस स्टडीज का प्रयोग किया जाए, क्योंकि केस स्टडीज द्वारा किसी भी स्थिति का भली भांति बारीकी से जांच पड़ताल इसकी की जा सकती है। आगे है लैंगिक बराबरी की समझ को बेहतर करने के लिए निम्न में से कौन से उदाहरण कक्षा में चर्चा के दौरान दिए जा सकते हैं। राष्ट्रीय गान से देखिए लैंगिक बराबरी का कोई इसमें वो नहीं है। सुल्ताना का सौपन ये ठीक है, मतदान अधिकार भी ठीक है, और महिलाओं को अपनी पसंद के कपड़े पहनने का अधिकार ये भी ठीक है। तो इसका BCD ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखिए लैंगिक बराबरी का अधिकार किसी व्यक्ति के लिंग के आधार पर अवसरों, संसाधनों के आवंटन या लाभ और सेवाओं तक पहुंच में भेदभाव की अनुपस्थिति है। लैंगिक बराबरी की समझ को बेहतर करने के लिए सुल्ताना का सौपन ये कहानी है। फिर मताधिकार आंदोलन तथा महिलाओं को अपनी पसंद के कपड़े पहनने का अधिकार, इस प्रकार के उदाहरण कक्षा में परिचर्चा के दौरान जो है दिए जा सकते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 50 है, एक सामाजिक विज्ञान की शिक्षिका अपनी कक्षा में भेदभाव के विषय पर चर्चा करना चाहती है। निम्न में से कौन सा उदाहरण जो है चर्चा के लिए उपयुक्त होंगे। तो चर्चा होनी है भेदभाव के ऊपर। ऑप्शन नंबर ए है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बचपन के अनुभव। बिल्कुल सही है, बचपन में उन्होंने कास्टिज्म को झेला है। फिर आगे है ओम प्रकाश वाल्मीकि की पुस्तक जूठन, ये भी सही है। ऑप्शन नंबर सी है संविधान बनने की प्रक्रिया। देखिए संविधान बनने की प्रक्रिया का भेदभाव से कोई यहाँ पर लेना देना नहीं है, तो ए और बी यहाँ पर सही है। ए और बी है ऑप्शन नंबर फर्स्ट के अंदर। तो एक सामाजिक विज्ञान की शिक्षिका अपनी कक्षा में भेदभाव के विषय पर चर्चा करना चाहती है। चर्चा के लिए उपयुक्त उदाहरण है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बचपन के अनुभव। फिर देखिए संविधान बनाने की प्रक्रिया जो है बच्चे भेदभाव पर अपनी नकारात्मक, देखिए यहाँ पर नेगेटिव कंसेप्ट जो है बच्चों का बनेगा इससे, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए सही है। आगे देखिए भेदभाव के संप्रदाय का परिचय देने के पश्चात एक माध्यमिक स्तर की सामाजिक विज्ञान की कक्षा में शिक्षिका विद्यार्थियों को निम्न सामाजिक स्तर के लोगों द्वारा अनुभव किए जाने वाले भेदभाव की समीक्षात्मक जांच में संलिप्त करना चाहती है। निम्न में से कौन सी गतिविधि उसकी पाठ्य योजना में स्थान पा सकती है। तो भेदभाव के ऊपर टीचर चर्चा करना चाहती है, कौन सी गतिविधि जो है सही रहेगी। देखिए दिए गए विषय पर वाद विवाद, ये भी सही है। भेदभाव क्या है इस पर लेक्चर देना, ये गलत हो जाएगा बी। फिर है भेदभाव से संबंधित अखबार लेखों को एकत्रित करना, ये भी सही है। तो ए और सी यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के अंदर दिए गए, तो ये ठीक हो जाएगा। देखिए भेदभाव के संप्रदाय का परिचय देने के पश्चात एक माध्यमिक स्तर की सामाजिक विज्ञान की कक्षा में शिक्षिका विद्यार्थियों को निम्न सामाजिक स्तर के लोगों द्वारा अनुभव किए जाने वाले भेदभाव की समीक्षात्मक जांच में संलिप्त करना चाहती है। इसके लिए आवश्यक है शिक्षिका भेदभाव से संबंधित अखबारों के लेखों को एकत्रित करे और उन विषयों पर कक्षा में वाद विवाद व चर्चा का आयोजन करे, जिससे कि बच्चे पूर्ण सहभागिता के साथ शामिल होकर जागरूक हो सके और शिक्षित परिवेश का निर्माण हो सके। अतः ए और सी सही है। नेक्स्ट है सामाजिक विज्ञान के शिक्षक की भूमिका पर निम्नलिखित कथनों ए तथा आर को पढ़िए और उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। कथन है किसी आर्थिक व सामाजिक मुद्दे पर एक सामाजिक विज्ञान के शिक्षक को बहुल दृष्टिकोण की समझ होनी चाहिए। बिल्कुल सही है ये। कारण है गरीबी तथा जातिगत भेदभाव जैसे मुद्दे की कई तरीके से व्याख्या करने की जरूरत पड़ सकती है, ये भी सही है। देखिए किसी आर्थिक व सामाजिक मुद्दे पर एक सामाजिक विज्ञान के शिक्षक को बहुल दृष्टिकोण की समझ होनी चाहिए, क्योंकि गरीबी तथा जातिगत भेदभाव जैसे मुद्दे की कई तरीके से व्याख्या करने की ज़रूरत पड़ सकती है। अतः जब शिक्षक को बहुल दृष्टिकोण की समझ व ज्ञान होगा तो वे अपने छात्रों में उन धारणाओं के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित कर पाएंगे, जिससे कि छात्रों में भेदभाव
लैंगिक रूढ़िबद्धता आदि की भावनाओं को ख़त्म किया जा सकता है। इस प्रकार जो निष्कर्ष है ए और आर दोनों सही हैं और ए की आर जो है सही व्याख्या करता है। आगे है सामाजिक विज्ञान पाठ्यचर्या के विकास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। कथन ए है, माध्यमिक स्तर के उपरांत विद्यार्थियों को सामाजिक विज्ञान के विषय के अंतर्गत कई अन्य उपविषयों का अध्ययन करने की जरूरत होती है और यह पाठ्यचर्या के भार को बढ़ाता है। कथन आर है, सामाजिक विज्ञान में पाठ्यचर्या के भार के लिए मुख्य कारण यह है कि जिस तरह से स्कूली बच्चों के लिए सामाजिक विज्ञान पाठ्यक्रम सामग्री का विकास किया गया है वह बोधगम्य नहीं है। तो देखिए इसका ऑप्शन नंबर ए है, दोनों के दोनों यहाँ पर सही दिए गए हैं। माध्यमिक स्तर के उपरांत विद्यार्थियों को सामाजिक विज्ञान के विषय के अंतर्गत कई अन्य उपविषय का अध्ययन करने की जरूरत होती है और पाठ्यचर्या के भार को ये चीज़ बढ़ाती है, क्योंकि सामाजिक विज्ञान में पाठ्यचर्या भार के लिए मुख्य कारण यह है कि जिस तरह से स्कूली बच्चों के लिए सामाजिक विज्ञान पाठ्यक्रम सामग्री का विकास किया गया है वह बोधगम्य नहीं है, क्योंकि यह एक बहुविषयक उपागम होने के साथ साथ अनुशासिक उपागम भी है जो लिंग न्याय, मानवाधिकार और हाशियों के समूह और अल्पसंख्यक के प्रति संवेदनशीलता को बढ़ाता है। तो यहाँ पर दोनों के दोनों क्या है, सही है। आगे है, निम्नलिखित में से किसको सामाजिक विज्ञान की कक्षा में द्वितीयक स्रोत माना जाता है। प्राथमिक स्रोत भी होती है डाटा इकट्ठे करने के और द्वितीयक भी होते हैं। प्राथमिक जो डायरेक्ट होते हैं और द्वितीयक होते हैं जिसमें हम लोग किसी माध्यम के जरिए सूचना लेते हैं। अब देखिए भुज में भूचाल के समय की फ़ोटो बिल्कुल ये प्राइमरी सोर्स है। फिर इंदिरा गांधी ने को मतलब जब नेहरू ने लेटर लिखे थे वो भी प्राथमिक है। महात्मा गांधी की बुक स्वराज ये भी प्राथमिक है। यदि अकबरनामा पर कोई एडिटोरियल लिखता है तो वो यहाँ पर क्या है, द्वितीयक स्रोत माना जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 का आंसर रहेगा। इसकी एक्सप्लेनेशन है, प्राथमिक स्रोत वे सूचनाएं हैं जो सीधे स्रोत से एकत्रित की जाती है। जिसमें सामाजिक विज्ञान की कक्षा में भुज के समय के फ़ोटो मतलब जब भूचाल आया था वहाँ पर इसका विवरण है। इंदिरा गांधी को लिखे गए जवाहरलाल नेहरू के पत्र, महात्मा गांधी की पुस्तक हिंदी स्वराज आते हैं। जबकि द्वितीयक स्रोत वे आंकड़े हैं जो किसी प्रकाशित अथवा अप्रकाशित साधनों द्वारा एकत्र किए जाते हैं। अतः सामाजिक विज्ञान की कक्षा में अकबरनामा पर लेखों के संपादित संकलन को द्वितीयक स्रोत की तरह माना जा सकता है। आगे देखिए, एक तरफ यहाँ पर दिया गया है विश्लेषणात्मक रूब्रिक, इसके सामने है प्रदर्शन वर्णक और अधिगम निष्कर्ष के लिए जांच सूची यूज होती है। एकाकी मौनक किंतु विस्तृत प्रदर्शन वर्णक के लिए, होलिस्टिक रूब्रिक, समग्र परख रूब्रिक, दोहरे मानक किंतु विस्तृत। इनमें से हमें ये बताना है कौन सा सही सुमेलित है। तो देखिए इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। मतलब यहाँ पर मैच करना है ना, पहला ए के साथ मिलेगा, जो बी है वो 3 के साथ और सी मिलेगा 2 के साथ। पहला तो सही है, बी 3 के साथ और सी इसके साथ मिल जाएगा। देखिए विश्लेषणात्मक रूब्रिक, इसमें विभिन्न आकलन मानदंडों की अलग अलग एवं व्यापक रूप से व्याख्या की जाती है। अतः ये प्रदर्शन वर्णक और अधिगम निष्कर्ष लिए हुए हैं। फिर है जांच सूची चेकलिस्ट, ये दोहरे मानक किंतु विस्तृत प्रदर्शन वर्णक है जो विद्यार्थी के व्यवहार के अन्य पक्षों के संबंध में मूल्यांकन के एक सरल तथा प्रभावी साधन है। इसका उपयोग शिक्षार्थियों के प्रयोगात्मक ज्ञान, अभिवर्ती रुचि, अवधारणाओं तथा मूल्य आदि के संबंध में उपलब्धियों का पता लगाने के उद्देश्य से किया जाता है। तीसरा है समग्र पूरक रूब्रिक, ये एकाकी मानक है किंतु विस्तृत समूह के आकलन मानदंडों को एक साथ वर्गीकृत करके ग्रेड शीर्षक के अंतर्गत इनको रखा जाता है। आगे निम्नलिखित में से कौन से प्रश्न संज्ञानात्मक प्रक्रिया के एप्लीकेशन जो अनुप्रयोग होता है इसको दिखाते हैं। 1857 के विद्रोह के क्या कारण थे, ये नहीं दिखाता क्योंकि इसके कारण जो है वही है, मतलब जो रीजन है वही रहेंगे इसमें। अब आर्थिक गतिविधि और गैर आर्थिक गतिविधियों के बीच अंतर, उपयुक्त उदाहरण दीजिए, ये हो जाएगा। प्रत्यक्ष कर क्या है, उदाहरण दीजिए, ये हो जाएगा। और दक्षिण एशिया
में कई देशों में शासन के संघीय तंत्र नहीं है, व्याख्या कीजिए। ये भी हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा बी। आर्थिक गतिविधियों और गैर आर्थिक गतिविधियों के बीच अंतर लिखिए, उपयुक्त उदाहरण दीजिए। प्रत्यक्ष कर क्या है, उदाहरण दीजिए। तथा दक्षिण एशिया में कई देशों में शासन के संघीय तंत्र नहीं है, व्याख्या कीजिए। ये सभी प्रश्न संज्ञानात्मक प्रकार के जो अनुप्रयोग जो एप्लीकेशन है उसका आकलन करते हैं, क्योंकि यह पहलू नई और विभिन्न स्थितियों में सूचना के उपयोग को की जो प्रक्रिया उसको संदर्भित करते हैं। यहाँ पर बी सी डी जो है सही है। निम्नलिखित में से कौन से प्रश्न शिक्षार्थियों के केवल फैक्चुअल नॉलेज जो है तथ्यात्मक ज्ञान को दर्शाते हैं। जलवायु और मौसम की परिभाषा दीजिए। बिल्कुल, जहाँ पर परिभाषा वर्ड आ गया वो फैक्चुअल हो जाएगा। फिर आज के समय में महाजनपदों के समय में गाँव की व्याख्या करने में 3 अंतर बताइए। ये नहीं होगा। फिर वनस्पति निर्माण आगे। फिर देखिए वनस्पति जगत और प्राणी जगत की उपस्थिति खाद्य के निर्माण पर किस प्रकार प्रभाव डालती है। लोगों को संसाधन के रूप में व्यक्त करने से आप क्या समझते। देखिए यहाँ पर इसका भी अलग अलग आंसर हो सकता है, इसका भी हो सकता है, तो केवल एक रहेगा। जो परिभाषा है वो एक जैसी सी होती है, उसमें बदलाव नहीं होता है। तो तथ्यात्मक ज्ञान वह है जो विशिष्ट विषयों या प्रशिक्षण के लिए मूलभूत होता है। यह आयाम आवश्यक तथ्यों, शब्दावली, विवरण तथ्यों को संदर्भित करता है, जिसे छात्रों को किसी प्रशिक्षण को समझने या इसमें किसी समस्या को हल करने के लिए उसे जाना या उससे परिचित होना जरूरी होता है। अतः जलवायु और मौसम की परिभाषा दीजिए तथा भारत में मौसम कौन कौन से हैं, ये जो है फैक्चुअल नॉलेज का आकलन करते हैं। आगे है आरटी एक्ट 2009 के अनुसार आकलन प्रक्रम को विकसित करने के लिए निम्नलिखित में से किसकी जरूरत होती है। बच्चों का सर्वांगीण विकास, बिल्कुल ये भी सही है। आगे है ज्ञान के स्थानीय से वैश्विक पहलू को जोड़ना, ये भी सही है। क्रियाकलाप, खोज, अन्वेषण, ये भी सही है। बाल स्नेही केंद्रित, तो इसमें यहाँ पर एक गलत है, वो हो जाएगा ये वाला, ज्ञान के स्थानीय से वैश्विक पहलू को जोड़ना। देखिए लोकल को ग्लोबल से जोड़ना ये यहाँ पर सही नहीं है, बाकी ACD यहाँ पर सही है। तो ये इसकी एक्सप्लेनेशन है। आगे देखिए विद्यार्थियों में आकलन निम्नलिखित कारणों से किया जा सकता है। यहाँ पर किस किस कारण जो आकलन किया जाता है। देखिए विद्यार्थियों को उनके अधिगम उपलब्धि को प्रमाणित करने के लिए विद्यार्थियों द्वारा जिन अधिगम कठिनाइयों का सामना किया जाता है। देखिए अधिगम लर्निंग में जो भी प्रॉब्लम आती है उनको समझने के लिए बिल्कुल किया जाता है। विद्यार्थियों को जब हम लोग प्रमाणित करते हैं, अचीवमेंट उनकी सर्टिफाई करते हैं, उसके लिए ये भी सही है, ए भी सही है, बी भी सही है। शिक्षक को विद्यालय के प्रति उत्तरदायी बनाना, ये सी जो है गलत है। अधिगम संबंधी कठिनाइयों से उबरने के तरीके जानने के लिए ये भी सही है। तो यहाँ पर A, B और D है। देखिए सी वाला ऑप्शन नंबर बी कट जाएगा, ऑप्शन नंबर डी भी कट जाएगा। इन दोनों में फिर केवल ए तो इसमें है ही नहीं, तो इसका सी रहेगा। आप लोग ऑप्शन एलिमिनेट करके भी इनको इजीली कर सकते हैं। देखिए विद्यार्थियों में आकलन किस किस कारण हम लोग करते हैं। विद्यार्थियों को उनके अधिगम संबंधी उपलब्धि को प्रमाणित करने के लिए, विद्यार्थियों द्वारा जिन अधिगम कठिनाइयों का सामना किया जाता है उनको समझने के लिए, अधिगम संबंधी कठिनाइयों से उबरने के तरीके और साधनों का पता लगाने के लिए, बच्चों को अध्ययन में रुचि विकसित करने के लिए प्रेरित करने हेतु, शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया को बढ़ाने हेतु, ताकि अधिगम मतलब छात्रों के अधिगम का लाभ उठाया जा सके। अतः ए, बी, डी यहाँ पर बिल्कुल सही है। लास्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन से प्रश्न मुख्यतः सामाजिक विज्ञान के अधिगम निष्कर्ष, तदनुभूति, समीक्षा और संवेदनशील के विकास हेतु योग्यता का विकास का आकलन करते हैं। अपने क्षेत्र में भौम जल को पुनः संचयित करने की विधियों का उल्लेख कीजिए। भारत के ऐतिहासिक स्थानों की सुरक्षा करना अत्यंत दुष्कर होता जा रहा है, क्या आप इससे सहमत है, सत्यापित कीजिए। फिर है भारत के गांव के एक बड़े भाग के बच्चे कुपोषित है, व्याख्या कीजिए। राष्ट्र के एकीकरण में कौन सी बाधाएं हैं। यहाँ पर देखिए हमें समीक्षा भी करनी है, संवेदनशीलता भी और तदनुभूति भी।
तो देखिए यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी है। यहाँ पर इसके अंदर बी और सी दो यहाँ पर सही है। देखिए यहाँ पर विधि बतानी है, तो इसमें यहाँ पर कोई सेंसिटिव वो नहीं है, और यहाँ पर बाधा है, ये भी नहीं होगा। इसकी एक्सप्लेनेशन देखते हैं। भारत के ऐतिहासिक स्थानों की सुरक्षा करना अत्यंत दुष्कर होता जा रहा है। क्या आप इस कथन से सहमत हैं? तो सत्यापित कीजिए तथा भारत के गांव में एक बड़े भाग के बच्चे कुपोषित है, व्याख्या कीजिए। दोनों प्रश्न मुख्यतः सामाजिक विज्ञान के अधिगम, निष्कर्ष, तदनुभूति, समीक्षा और संवेदनशीलता के विकास हेतु योग्यता विकास का आकलन करते हैं, क्योंकि इनमें किसी कथन के परिणामों तथा विकास हेतु रणनीतियों की समीक्षा से संबंधित तथ्य शामिल है। यहाँ पर बी और सी जो है सही है। देखिए इस वीडियो के अंदर हमने टोटल 60 क्वेश्चन कर लिए हैं, जो 2022 का सीटेट लेवल 2 सोशल स्टडीज़ का जो पेपर था उसके क्वेश्चन हमने कवर किए हैं। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इससे आपको हमारी आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट ज़रूर डालिए। ये हमारा कॉन्टैक्ट नंबर, आप कोई भी सुझाव देना चाहते हैं या आपकी कोई क्वेरी है तो आप इस नंबर पर हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं किसी ऐसी वीडियो में।